जैसे कि हमने पिछले 2 अफोरिज्म में पढ़ा, अभी हमने 9 से 18 अफोरिज्म का सेट हमने उठाया है पढ़ने के लिए। उसमें हमने वाइटल फोर्स के बारे में, डायनामिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझना है। अभी इसमें मैंने तुम्हें शुरुआत में ये अफोरिज्म्स पढ़ाने के टाइम पे जब एक डिमार्केशन दिया था इन अफोरिज्म्स के बारे में, तो उसमें तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें डिमार्केट करके बताया था कि इन 3 भागों में ये डिवाइड किए जाते हैं ये अफोरिज्म्स। पहला क्या है? वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिजीज और वाइटल फोर्स इन क्योर। अब जो 9th और 10th अफोरिज्म हमने पढ़ा, वो हम वाइटल फोर्स इन हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझे कि एक्चुअल में वाइटल फोर्स होती क्या है, वाइटल फोर्स क्या होती है, ये हमने पढ़ा अफोरिज्म 9 में। और वो क्या करती है इसके बारे में हमने पढ़ा कि वाइटल फोर्स एक ऐसी डायनेमिक पावर है जो कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेसी, डायनेमिक्स, ऑटोमेटिक, इममटेरियल, अनइंटेलिजेंट। इसके बारे में स्पेसिफिकली आपको बताया भी था। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू एनिमेट। एनिमेट मीन्स टू गिव लाइफ टू द मटीरियल ऑर्गेनिज्म। और ये मटीरियल ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है ना। और ये मटीरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करके बेसिकली कराते क्या है? एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन, दैट इज आर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, सेंसेशन एंड फंक्शन नॉर्मल वर्क वे में वर्क करें। ये मेन पर्पस है वाइटल फोर्स इन हेल्थ में, 9th अफोरिज्म में। अब 10th में हमने पढ़ा कि यहीं पर अगर ये वाइटल फोर्स हमें नहीं है तो फिर हमारा मटीरियल ऑर्गेनिज्म में क्या दिक्कत होगी? तो अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो मटीरियल ऑर्गेनिज्म ना सेंसेशन कर पाएगा, ना ही कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ना ही सेल्फ प्रिजर्वेशन कर पाएगा। और धीमे धीमे एज पर द फुटनोट ऑफ अफोरिज्म 10 इट विल डिके इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज इवेंचुअली वी विल डाई। अब हमने जब 9th और 10th में वाइटल फोर्स का हेल्थ के साथ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, अब नेक्स्ट चीज हमें समझनी है कि ये वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये डिजीज में कैसे अप्लाई होता है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के उसमें। और इसके रिगार्डिंग हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि आप लोग ने यहाँ पर देखा कि वाइटल फोर्स एक चीज है जो हमारी बॉडी को एनिमेट कर रही है। अब इन सब चीजों से बता के जो मैंने तुमको बताया, इसमें एक चीज क्लियर करो कि वाइटल फोर्स एक्चुअली में हमारी बॉडी में करा क्या रही है। वाइटल फोर्स का सबसे ज्यादा बेसिक पर्पस क्या है इन हेल्थ इन आवर बॉडी? Sensation and functions normal. नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, करेक्ट। तो अगर वाइटल फोर्स का काम है नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन कराना, और हमने उसी के अगले में पढ़ा कि अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन नहीं है तो डेथ होगी। तो अगर ये नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन बिगड़ती है डिजीज में, तो क्या चीज होगा जिसपे इफेक्ट आ रहा होगा? Vital force. ऑब्वियस सा आंसर है वाइटल फोर्स। जब हमने पहले एक कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ लिया है कि वाइटल फोर्स है, वही नॉर्मल फंक्शनिंग कराती है, वही नॉर्मल सेंसेशन कराती है, और उसी के नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन से हमारी हेल्दी लाइफ चलती है। वाइटल फोर्स नहीं है तो ना सेंसेशन है ना फंक्शन है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर ये सेंसेशन और फंक्शन है, पर ये सेंसेशन और फंक्शन अब नॉर्मल है, इनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो किस पे इफेक्ट आएगा? इट विल बी द इफेक्ट ऑन द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स ही गवर्न करता है इन दोनों चीज को। अगर ये इरेगुलर हैं, ये चीज में दिक्कतें हैं, तो इवेंचुअली इट विल लीड टू द इफेक्ट ऑफ वाइटल फोर्स। और यही वाइटल फोर्स के इफेक्ट के ऊपर डिजीज स्टेट में हम पढ़ेंगे अफोरिज्म 11, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज स्टेट के बारे में। अब हमने याद कर लो, हमने अगर पिछले अफोरिज्म तुम्हें याद होंगे तो हमने अफोरिज्म 9 में पढ़ा था, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताई थी पढ़ाने से पहले, कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, यहां पर हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन की बात हो रही थी। और अब हम पढ़ेंगे अफोरिज्म 11 में, व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, जब इंसान बीमार पड़ता है उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं इंसान के शरीर में। When a person falls ill, it is the only this spiritual self-acting automatic vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence. ये
पहली बात क्लियर कर लो कि अगर कोई पर्सन बीमार पड़ रहा है तो वो बीमार इसी कारण से पड़ रहा है क्योंकि उसकी वाइटल फोर्स पे किसी एबनॉक्शियस एजेंट ने डायनेमिकली उसको डिरेंज करने की कोशिश करी है। डायनेमिकली, डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस नहीं है, याद कर लो अच्छे से। एक हमारी वाइटल फोर्स है, वो हमारे नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन कराती है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो प्राइमरी उसका रीजन क्या होता है, हमारी वाइटल फोर्स, हमारी डायनेमिक वाइटल फोर्स पे कोई डायनेमिक नॉक्शियस एजेंट आके अटैक कर रहा है थ्रू द डायनेमिक इन्फ्लुएंस, नॉट मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। कोई ऐसा मॉर्बिफिक एजेंट, डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट दैट इज इनिमिकल टू आवर लाइफ। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज्ड टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट। अब इस पे एक एक करके हम बात करेंगे। ये जो जो अंडरलाइंड है उसको आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो और उसके बाद एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। To such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular processes which we call disease। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, आपको यहाँ पर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल से और विच वी कॉल डिजीज तक, इसको मार्क करके लिख लो वहां पर। दिस इज द होम्योपैथिक डेफिनेशन ऑफ डिजीज। आपसे कहीं भी पूछा जाएगा कि डिजीज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी क्या है, तो दिस इज द होम्योपैथिक डेफिनेशन ऑफ डिजीज। When a person falls ill, it is only the spiritual, self-acting, automatic, vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular process which we call disease। यही वाइटल फोर्स है जिसपे प्राइमरी डिरेंजमेंट करवा रहा है। कौन करवा रहा है? एक डायनेमिक मॉर्बिफिक इनिमिकल एजेंट है जो हमारी लाइफ के टुवर्ड्स इनिमिकल है। वो आता है, वो डायनेमिक वाइटल फोर्स पे डायनेमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू इफेक्ट डालता है और उस इफेक्ट की वजह से हमारी वाइटल फोर्स का काम क्या है, इवेंचुअली हमने जो पहले पढ़ा, सेंसेशन और फंक्शन कराना। तो अगर इस पे दिक्कत आएगी तो वही सेंसेशन और फंक्शन में दिक्कत आएगी और इसी इरेगुलर सेंसेशन एंड फंक्शन को हम सिम्टम का नाम देते हैं। इसमें आप आगे पढ़िए। For as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism। हमने पहले भी पढ़ा था, इस डायनेमिक पावर को आप देख नहीं, डायनेमिक वाइटल फोर्स को आप देख नहीं सकते, उसको कैसे कॉग्नाइज, उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ओनली थ्रू इट्स सेंसेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर जब वो इफेक्ट होगा उसके ऊपर तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? Morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease। मैनिफेस्टेशन मतलब आपके साइन एंड सिम्टम, आपके फंक्शन, आपके सेंसेशन में दिक्कतें आना। Of disease in the sensation and function of those part of the organism exposed to the senses of observer and physician, that is by morbid symptoms and in no other way can it make itself known। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी हेल्प से वो आपको एक्सप्रेस कर पाए अपने डिरेंजमेंट के बारे में। एक तरीका है, वो है morbid sensation and function and that is your morbid symptoms and that is your derangement of the vital force। ये बता रहा है एफोरिज्म 11। अब इसमें एक एक करके एक एक इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, मैंने डिजीज का डेफिनेशन तुम्हें बता दी कि डिजीज की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये डिजीज की डेफिनेशन है होम्योपैथिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम बात पे। यहाँ पर जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है ना, उसमें 1 मार्क्ड है और नीचे फुटनोट लिखा है, उसमें लिखा है सिर्फ 2 वर्ड, मटीरिया पिकेंस। अब यहाँ पर मटीरिया पिकेंस क्यों लिखा हुआ है? What do you mean by materia pickens? मटीरियल कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर उसका रेफरेंस देने का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक इन्फ्लुएंस के साथ उसको मटीरिया पिकेंस क्यों बताया जा रहा है? ये मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज नहीं है, ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस। तो मटीरियल कॉज ऑफ डिजीज क्या आता है और डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या आता है? इसके बीच का डिफरेंस बताओ। सर एलोपैथ्स यूज करते हैं ना मटेरिया पिकेंस। ठीक है, मैं मान गया मटीरिया पिकेंस मटीरियलिस्टिक कॉज है, ये डायनेमिक कॉज है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे इन कॉजेज में? अरे एक की बॉडी के अंदर आके कोई चीज गया उसकी, और जो दूसरा है कि अभी वाइटल फोर्स अफेक्ट हो गई किसी डायनामिक फोर्स से,
आपको कोई चीज का नहीं है physical। अगर कोई भी चीज जो है वो हम देख सकते हैं, वो कॉज करती है, दैट इज मटेरियलिस्टिक। जो डायनामिक है, दैट इज ओनली फेल्ट एंड दैट इज एन एनर्जी। मटीरिया पिकेंस एलोपैथ्स यूज करते हैं, आपने कहा, उनके लिए मटीरिया पिकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो डायनामिक प्लेन पे नहीं काम करता है, वो मटेरियलिस्टिक प्लेन पे काम करता अंग्रेजी को 4 बार सेम भाषा में बोल देने से उसका जवाब नहीं हो जाता, वो क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन उनको पूछ रहा हूँ। क्योंकि एलोपैथ्स को ये लगता है कि बस अगर वो उस कॉज को हटा देंगे है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो क्योर हो जाएगी डिजीज। कौन बोला ये आंसर? अंकिता। करेक्ट आंसर है ये एकदम। उनको मटीरिया पिकेंस का कॉन्सेप्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज के ही ऊपर उनकी सारी पैथोलॉजी सारी दवाइयों का इफेक्ट डिपेंड करता था। उनको मेन था कि इस कॉज को हटाना है। उनको सिम्टम्स एंड साइंस से उतना मतलब नहीं था। उनको ये था कि मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज है क्या, इसको हटा दो, डिजीज अपने आप हट जाएगी। और यहीं पर डायनेमिक कॉन्सेप्ट डिफर करता है कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहता है कि मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज होता ही नहीं है, डायनेमिक होता है डिजीज का कॉज। आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आपको परसीव नहीं कर सकते, इममटीरियल है वो। उसको परसीव सिर्फ कैसे किया जा सकता है? थ्रू सेंसेशन एंड फंक्शन, थ्रू अबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, एंड दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। और इसी चीज को अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक जेम्स क्रॉस का इंट्रोडक्शन है आपकी ऑर्गेनॉन में, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज लिखी हुई है, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द एंटीसीडेंट्स कॉजेटिव ऑफ डिजीज कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है बताना कि कौन कौन सी पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो डिजीज कॉज करेंगे। टोले कॉसम इज इजियर सेड देन डन। टोले कॉसम क्या होता है पता है? टोले कॉसम का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? फोर्थ ईयर्स में कोई? टोले कॉसम का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिजीज, फाइंडिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज? यहां पर यही सिग्निफाई करके बोल रहे हैं टोले कॉसम इज इजियर सेड देन डन। कॉज ऑफ द डिजीज फाइंड करो, बोलना बहुत आसान है पर उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं। How then shall we remove or palliate these effects by medicinal substances? Here Hahnemann steps in to say for the first time in all history, remove the effects and you remove the disease. The cause of the effects, ceset effectus, ceset causa. हनीमैन कह रहा है टोले कॉसम में अपना दिमाग मत लड़ाओ, इफेक्ट को ठीक करो, कॉज अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो इफेक्ट्स ही हैं जो उसकी आउटक्राई है कॉज की। कॉज के ऊपर ध्यान मत दो, वो डायनेमिक प्लेन पे है। आपके सामने कॉग्निजेबल, आपके सामने दिखने वाली चीज है साइन एंड सिम्टम्स, और वो उस कॉज के इफेक्ट की वजह से ही आ रही है। इन इफेक्ट को ठीक करो, कॉज अपने आप ठीक हो जाएगा। सीसेट इफेक्टा सीसेट कॉजा, हनीमैन ने ये चीज बोली थी इसके खिलाफ आके। फिर इसी चीज को यहाँ पर मटीरिया पिकेंस की टूवर्ड्स बोल रहे हैं डॉक्टर हनीमैन कि यहाँ पर डायनेमिक इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमें साइन एंड सिम्टम्स पे ध्यान देना है। डायनेमिकली डिरेंज कर रहा है, उसमें आप देख नहीं सकते, वो कॉग्निजेबल नहीं है, प्राइमरी डिरेंजमेंट लेकिन वैसे ही हो रहा है। और मटीरिया पिकेंस से एकदम अलग बात है। और अगर इसको सही तरीके से एक जगह से देखा जाए तो अगर आप वेंडर ब्रिस्टर ओराइली किसी के पास भी है तुम लोग में से, ओराइली की ऑर्गेनॉन मैंने बोला था, किसी के पास भी इस समय अवेलेबल है वो ऑर्गेनॉन? नवीशा, ओराइली है? यस सर। ओराइली में तुम जाके देखो क्या अफोरिज्म 11 के नीचे ये लिखा हुआ है मटीरिया पिकेंस? क्या 11 के फुटनोट में मटीरिया पिकेंस दिया हुआ है?
मिला? एक सेकंड। उसमें 11 के नीचे फुटनोट में देखोगी नहीं दिया होगा मटीरिया पिकेंस के बारे में 11 के फुटनोट में। व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक कॉज क्या होता है उसके बारे में दिया होगा। यहीं पर अब अफोरिज्म 13 के फुटनोट में जाके देखो क्या मटीरिया पिकेंस वहां पर लिखा है? नहीं सर। देखो लिखा होगा, वो रिंडा ब्रिस्टर ओलाइली खोलो नीचे फुटनोट में अफोरिज्म 13 के। यस सर, नीचे लिखा हुआ एकदम लास्ट में, ऑफेंडिंग हाँ मैटर। हाँ, तो ये यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये जो फुटनोट है ना वो अफोरिज्म 13 में अप्लाई होता है। और अफोरिज्म 13 में हमने पढ़ा था, हम अफोरिज्म 13 में क्या पढ़ते हैं? मटीरियलिज्म इन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वहां पर मटीरिया पिकेंस की बात आती है। यहाँ पर अगर आप जो इसका सेकंड फुटनोट है जो 6th एडिशन में आया है जो बहुत ही बड़ा सा है, उसकी बात समझनी है कि डायनेमिक कॉज किसको कहते हैं, डायनेमिक चीज किसको कहते हैं, डायनेमिक इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। एक्चुअल में मटीरिया पिकेंस की ओरिजिनल प्लेस अगर आप एडिशन में वेंडर ब्रिस्टर और राइली खोलेंगे तो 13th अफोरिज्म में है, ना कि 11th। यहाँ पे करेक्टिव वे में डॉक्टर हनीमैन ने लिखा हुआ है 5th एडिशन में कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस और मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसी में अब हम आगे आते हैं। बेसिक हमने बात क्या समझ ली, डायनेमिक इन्फ्लुएंस है हमारा, मटीरियलिस्टिक कॉज नहीं है, टोले कॉसम नहीं है, सीसेट इफेक्टिव सीसेट कॉजा में हमें बिलीव करना है। ये बात इतनी हमें समझ में आ गई है कि इंसान बीमार पड़ता है तो डायनेमिकली पहली चीज जो डिरेंज होती है वो होती है हमारी वाइटल फोर्स। अब ये वाइटल फोर्स होती है डिरेंज, इसके बाद डिरेंज टू नॉर्मल स्टेट। अब कोई बताएगा ये सच एंड अबनॉर्मल स्टेट से क्या मतलब है, कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? सच एंड अबनॉर्मल स्टेट कौन सी, कितना है, ये क्या चीज के बारे में बात हो रही है? अगर पिछले अफोरिज्म किसी ने अच्छे से पढ़े होंगे जो पिछली बार हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा समझ पाओगे, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से मार्क करके बताया था कि सच एंड एबनॉर्मल स्टेट के बारे में यहाँ क्यों लिखा गया है। कोई बताएगा, आंसर करेगा? अफोरिज्म 7 में इनडिस्पोजिशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इनडिस्पोजिशन और डिजीज में फर्क क्या होता है? इनडिस्पोजिशन तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इनडिस्पोजिशन और डिजीज के बीच में फर्क क्या होता है? डिफरेंस तो है, इनडिस्पोजिशन डिजीज तो नहीं कहते, तो फर्क क्या है उनके बीच में? अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, ये सब चीजें याद रखो। हमने पढ़ा था पिछले अफोरिज्म में क्या, कि सेल्फ प्रिजर्वेशन की पावर चली जाएगी अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो, और वाइटल फोर्स होता है तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की पावर रहती है, पर विद इन सर्टेन लिमिट्स। एक लिमिटेशन है वाइटल फोर्स की अपनी आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर वो थ्रेशोल्ड, यहाँ थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन खुद से नहीं कर पाएगा वाइटल फोर्स। इसी चीज को समझने के लिए अच्छे से आगे आते हैं, और यहां पर देखो डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इन डिस्पोजिशन में भी हो रही है, नेचुरल डिजीज में भी हो रही है, दोनों में डिरेंजमेंट हो रही है वाइटल फोर्स की। पर जब इन डिस्पोजिशन की बात करते हैं तो वहां पर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता है, उस जगह तक होती है जहां तक वो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाइटल फोर्स खुद कर लेती है, अगर हम डाइट और मैनेजमेंट इंप्रूव कर लें। ट्रिवियल एलिमेंट्स दैट कैन गो विद डाइट एंड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, ये हम बोलते हैं डिस्पोजिशन के बारे में। तो इन डिस्पोजिशन में वाइटल फोर्स डिरेंज है, पर टू अ लिमिट वेयर वी कैन हैंडल इट विदाउट मेडिसिन, और वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता जिसमें वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की पावर चली जाए, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है। यहीं पर अगर आप नेचुरल डिजीज की बात करते हैं तो आता है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने वाली बात, तो आती है टू सच एन अबनॉर्मल स्टेट। उस स्टेट चले जाना कि वाइटल फोर्स अब सेल्फ प्रिजर्व नहीं कर सकती, अब उसको सेल्फ प्रिजर्वेशन करानी है, अब उसको ठीक करना है, तो आपको डायनेमिक एजेंट दैट इज आवर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। बिना उसके दिए वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है, अब वो थ्रेशोल्ड के पीछे पहले रहती
डाइट मैनेजमेंट थोड़े दिन को बताते और सही हो जाता, अपने आप सेल्फ प्रिजर्व कर लेती वाइटल फोर्स। पर दैट थ्रेशोल्ड हैज बीन क्रॉस्ड and now it is natural disease, it is not indisposition, and that can only be treated by homeopathic dynamic medicine. अब तो चार मेन बात है जो हमें समझनी है नेचुरल डिजीज है। हमने यहाँ डिजीज की डेफिनेशन पढ़ी है होम्योपैथी में। अभी होम्योपैथी डिजीज के बारे में, ये नेचुरल डिजीज के बारे में चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझने हैं, वो ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके। पहला, प्राइमरी डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। हमेशा प्राइमरी डिरेंजमेंट डायनेमिक वाइटल फोर्स का हो रहा है, ये याद रख लो, ये गांठ बांध कर रख लो अपने पास। दूसरी चीज, derangement is by dynamic influence, it is not by such any material cause, it is not by materia pickens, it is by a dynamic influence that is inimical to life. derangement है dynamic vital force का, derangement करने वाला जो चीज है वो भी dynamic है, ये याद रखो। उसके बाद to such an abnormal state, ये derangement उस abnormal state तक है कि self preservation वाली बात नहीं हो सकती, इंडिस्पोजिशन वाली बात नहीं हो सकती। अब हम उससे ऊपर बढ़ चुके हैं, वो एबनॉर्मल स्टेज का, वो थ्रेशोल्ड का पार हो चुका है मामला। अब चौथी बात, देयर इज इररेगुलर प्रोसेस ऑफ इट्स सेंसेशन एंड फंक्शन। अब जब ये डायनेमिक वाइटल फोर्स को डायनेमिक एजेंट से दिक्कत होने के बाद वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई, तो क्या मिलेगा हमको? इररेगुलर सेंसेशन एंड फंक्शन, मॉर्बिड सिम्टम्स मिलेंगे हमको, जिसके बेसिस पे हम अपनी डायनेमिक मेडिसिन देके ठीक करेंगे। सिंपल सी बात ये है, वाइटल फोर्स का डिजीज का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो आती है, जो मॉर्बिड सिम्टम्स लिखा हुआ है इटैलिक्स में, मॉर्बिड सिम्टम्स आर नथिंग बट द डिस्टर्ब्ड हार्मनी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन एंड फंक्शन, इट इज नथिंग एल्स। जो आपका डायनेमिक वाइटल फोर्स को डिस्टर्बेंस पहुंचा है, उस एक ही तरीके से वो आउटक्राई, वो एक ही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है नेचुरली, और वो नेचुरल रिफ्लेक्शन है थ्रू द एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड सिम्टम्स, एंड दैट इज व्हाट वी सी। पहले भी मैंने इस बात को बताया है, डॉक्टर राशिद अख्तर कहते हैं, बहुत बार इस चीज को वो हाईलाइट करके बोलते हैं कि होम्योपैथी इज बेसिकली बेस्ड ऑन 3 मेन कॉन्सेप्ट्स, दैट इज 3 बेसिक चीज है जो हमें होम्योपैथी में ढूंढनी है। वो कौन सी 3 बेसिक चीज हैं? सिम्टम्स, 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 सिम्टम्स। सिम्टम्स। करेक्ट, सिम्टम्स, सिम्टम्स एंड सिम्टम्स। ये मॉर्बिड सिम्टम्स ही हैं जो आपको डिरेंजमेंट दिखाते हैं, ये मॉर्बिड सिम्टम्स ही हैं जो आपको दवाई तक पहुंचाएंगे, और यही मॉर्बिड सिम्टम्स हैं जो क्योर करने में हेल्प करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमने अफोरिज्म के बारे में समझ लिया, उसके अंदर के बताए हुए कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया, मटीरिया पिकेंस का ओरिजिनली कहां पर होना चाहिए और यहाँ पर किस वजह से लिखा गया है उसके बारे में समझ लिया। अब जो इसका दूसरा फुटनोट है, इसमें हम एंटर करते हैं, जिसमें हनीमन एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस एंड व्हाट इज दिस डायनेमिक पावर। और इस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को, इस डायनेमिक पावर को आपको समझाने के लिए डॉक्टर हनीमन ने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं इस फुटनोट में, इस एक्सटेंशन में। वो एग्जांपल्स क्या हैं? डॉक्टर हनीमन कहते हैं, वी सी दैट द अर्थ causes the moon to revolve around it in 28 days and several hours by some invisible mysterious force, and that the moon is in its turn produces in the ocean at regular intervals alternating tides of ebb and flow with some variation at the full and new moon. We see this and are amazed because our senses do not realize how it happens. आप देखते हो कि मून जो है वो अर्थ को कॉज कर रहा है उसको रिवॉल्व करने के लिए, और उसके जो रेवोल्यूशन उसके हिसाब से आपकी टाइड्स डिसाइड होती हैं मून के, उसके हिसाब से हाई टाइड लो टाइड पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना हुआ है, सुना है कि नहीं? यस सर, सुना हुआ है। तो अब ये बताओ, ये तुम देख सकते हो कब कैसे हो रहा है? तुम्हें ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हाई टाइड और लो टाइड कौन आके करा रहा है? नो सर। यहीं पर ये बोला जा रहा है कि our senses do not realize how it happens. Obviously this is not produced by material means or by the mechanical contrivances of men. आदमी आके बीच में जाके समुंदर के
चला के चप्पू नहीं उसको तेज कर रहा है और धीमे कर रहा है। कोई मटीरियलिस्टिक कॉज समझ में आ रहा है, कोई कॉजेशन समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, पर हो तो रहा है और बोला जा रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें और इसमें क्या चीज है बीच में, वो आपको नहीं दिख रही है। जो हनीमैन ने बताया है, दैट इज व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस। And we see about us a great many other events caused by the action of one substance upon another without being able to detect any visible sequence of cause and effect. कोई cause and effect का sequence नहीं समझ में आ रहा है। Only a cultivated man accustomed to comparison and abstraction can intuitively form an idea of the phenomena. Upon reflection, he sees it to be beyond material and mechanical influence. He terms it the dynamic virtual action of forces that which take place by the absolute specific pure power that one force exerts upon another. ये जो चीज है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर आप ढंग से इस चीज को समझेंगे तो इट इज द डायनेमिक वर्चुअल एक्शन ऑफ फोर्सेस, इट इज नथिंग एल्स। ऐसे ही एक और चीज को बताने के लिए डॉक्टर हनीमैन इसको एक अच्छे तरीके से और समझाने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं, magnet powerfully attracts a piece of iron or steel near it in a similar way. One sees that the piece of iron is attracted by a pole of the magnet but does not see how this takes place. मैग्नेट को आयरन के सामने रखते हो तो बिना छुए भी वो अट्रैक्ट करता है। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, पोल की वजह से कर रहा है। क्या आपको वो चीज दिख रही है जो इसको अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है, और ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है वो आपको दिख रहा है, उसका कॉजेशन दिख रहा है, कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, कोई फोर्स दिख रही है आपको, कोई मटेरियलिस्टिक मीन दिख रहा है, कोई हुक है, कोई लीवर है, कोई चीज दिख रही है तो इधर खींचते हुए आपको दिखता है मैग्नेट में? हाँ या ना, जवाब दो। नो सर। बड़ा ढीला नो है, दिखता है क्या तुम्हें? कोई ऐसी चीज नहीं होती, नहीं दिखता, पर हो रहा है, वो फिनोमेना हो रहा है। इसी फिनोमेना को डायनेमिक फिनोमेना कहते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल देते हुए जो हमारी थोड़ी चीज से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उस पे आते हैं। In a similar way, a child who has smallpox or measles will transmit them to a healthy child by approaching him, even without touching him. This contamination takes invisibly, dynamically at a distance, with no more transmission of any material particle from one to another. इसी तरीके से जब स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का, मीजल्स का कोई चाइल्ड है, वो बिना छुए भी उस चीज को ट्रांसफर कर रहा है, उस इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर रहा है। पर क्या कोई मटेरियलिस्टिक कॉज है उसके पीछे जो आप बता सको कि हाँ ये देखो यहां से ये गया है? नहीं है कोई। इसी को डायनेमिक इन्फ्लुएंस कहते हैं डॉक्टर हनीमैन। ये एग्जांपल्स उन्होंने अपनी डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक वाइटल फोर्स को बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को डिजीज में और हेल्दी ह्यूमन बींग्स में देने के कॉन्सेप्ट में इस डायनेमिक फोर्स, इस डायनेमिक वाइटल फोर्स का, इस डायनेमिक पावर का इंपॉर्टेंस बताया है। पावर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल में 5 ग्राम का एक ग्लोब्यूल ले, मतलब 5 ग्राम ग्लोब्यूल लेंगे और अलग अलग फाइल्स अलग अलग मेडिसिन की ले लीजिए, आउटवर्डली और सब्सटेंशियली ऑल द ग्लोब्यूल्स और ऑल द फाइल्स लुक अलाइक। सारे ग्लोब्यूल्स एक तरीके के दिखते हैं, सारी फाइल्स एक तरीके के दिखती हैं। क्या बाहर से तुम बता सकते हो कि कौन सी ब्राइनिया है, कौन सी रक्सटॉक्स है, कौन सी नक्स है? बाहर से देख के बता दोगे दवाई में? नो सर। कैसे बताओगे? नो सर, नहीं बता पाएंगे। कैसे बताओगे? बाहर से नहीं देख के बता सकते तो कैसे बता सकते हो? सिम्टम्स के बेसिस पे। मेडिसिन देके। हेल्दी इंडिविजुअल को जब तुम मेडिसिन दोगे तो वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स लाएगा, इसके ही थ्रू तुम बता पाओगे ना। तो यहीं पर, यहाँ पर इसी बात की सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। और क्या जो नक्स वोमिका सिम्टम देगा वो रक्सटॉक से मैच करेगा? क्या जो ब्राइनिया देगा वो नक्स वोमिका से मैच करेगा? नहीं करेगा, अलग अलग होंगे, पर ग्लोब्यूल तो सब में सेम है। मटीरियलिस्टिक जो आपको आंखों से दिख रहा है व्हीकल ग्लोब्यूल है, ड्रॉप्स आप डाल रहे हो आपको वो दिख रही हैं, आपको अंदर की पावर तो दिख नहीं रही जो प्रोड्यूस कर रही है सिम्टम्स को। बाहर से तो सब सिमिलर लग रहा है, पर अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सेंसेशन कैसे दे रहा है? ये उस मेडिसिन की डायनेमिक पावर है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके निकाल रही है, हमारी डायनेमिक वाइटल फोर्स पे एक्ट कर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में। But if it is to different individuals in drug proving, they all have their own characteristic and will give their own symptom due to its dynamic power.
अब इसी को सिक इंडिविजुअल के केसेस में ले लीजिए। If a person is sick and we apply a medicine, it produces symptoms of the particular medicine in primary action and secondary curative action, the patient gets cured. What was in that globule which was not visible? अब आपने उसको दिया, सिक इंडिविजुअल को सिम्टम के बेसिस पे मैच करके दिया, उसने एक्ट किया और उसको क्योर किया। अब बाहर से तो आप दे रहे हो, ग्लोब्यूल दे रहे हो, क्या ग्लोब्यूल है जो ठीक कर रहा है? व्हीकल है जो ठीक कर रहा है? क्या वो उसके अंदर जो लिक्विड दे रहे हो वो ठीक कर रहा है? लिक्विड तो सारे सेम लगते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, उसके अंदर की वो डायनेमिक पावर है, क्योंकि हमने सिमिलिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो चीज पैदा करता है वही चीज ठीक करता है। तो ये मेडिसिन जब हेल्दी में देते हो, डायनेमिक पावर की अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डायनेमिक वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है, आप सिम्टोमेटोलॉजी नोट करते हो, वही सिम्टोमेटोलॉजी मैच करके डायनेमिक वाइटल फोर्स पे फिर एक्ट करवाते हो, और वही डायनेमिक पावर फिर वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है और उसको ठीक। कोई भी चीज मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है इसमें। इट्स द डायनेमिक पावर ऑफ ईच मेडिसिनल सब्सटेंस दैट क्योर्स द पेशेंट। ऐसे ही एक दो एग्जांपल उसमें और मिल जाएंगे, पर बेसिक जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि डायनेमिक पावर किसको कहते हैं, और ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आप इसको देख सकते हो, जो चीजें आपको दिखती नहीं है, समझ में आती हैं, और उसके पीछे का कोई मटेरियलिस्टिक कोई कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलता, पर हो रही है, तो दैट इज डायनेमिक इन नेचर। अब इसको सम अप करते हैं हम अफोरिज्म 11 को। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें इस अफोरिज्म 11 से उठाना है वो ये है, वाइटल फोर्स इन डिजीज कैसे है, क्या एक्ट करती है, क्या होता है वाइटल फोर्स इन डिजीज। जब कोई डायनेमिक मॉर्बिफिक एजेंट इनमिकल टू लाइफ आता है तो वो प्राइमरीली डिरेंज हो जाती है। ये प्राइमरीली डिरेंज होके अबनॉर्मल स्टेट में हो जाती है, इतने अबनॉर्मल स्टेट में कि सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली पावर, इंडिस्पोजिशन वाली बात हट जाए, टू सच एन अबनॉर्मल स्टेट। फिर इस अबनॉर्मल स्टेट पे आने के बाद होता क्या है, disagreeable sensation and incline to the irregular processes called disease, through which morbid symptoms के through हम देखेंगे। बेसिक आपको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। और इसी से रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं। विलियम ऑस्लर वाज अ फिजिशियन, आप लोग को पता होगा विलियम ऑस्लर, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जाके पढ़िएगा विलियम ऑस्लर के बारे में। ही वाज वन ऑफ द मेन फिजिशियंस जिन्होंने पायनियर करा था रेजिडेंट वाली चीज लाने में। बेड साइड जो होता है ना, बेड साइड पे जाके सीखना, जो हम रेजिडेंट्स कहते हैं एलोपैथ्स के हॉस्पिटल्स में, हम बोलते हैं ना रेजिडेंट है इस हॉस्पिटल में, उन्होंने ये पहले पायनियर थे जिन्होंने बोला था कि बेड साइड पे जाके सीखो, ऐसे बैठ के घर पे बैठ के नहीं होती मेडिसिन। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, द ग्रेटर द इग्नोरेंस द ग्रेटर द डॉगमेटिज्म। जितना ज्यादा आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी ही हजार चीजें होती हुए इनको इग्नोर करोगे, उतना ही बड़ा आपका डॉगमेटिज्म बन जाएगा, उतना ही बड़ा आपका फॉल्स कॉन्सेप्ट, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, बनता चला जाएगा कि नहीं होती डायनेमिक पावर, हर चीज का रिलेशन तो है ही। बहुत अच्छी बात कही है विलियम ऑस्लर। और विलियम ऑस्लर का ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं जो आपको होम्योपैथी से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन वो होम्योपैथ नहीं थे, और लेकिन बात जो वो लिख गए क्योंकि वो मेडिसिन को इतना करीब से समझते थे। एंड ही इज प्रोबब्ली सेड द कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर बोले जाते हैं विलियम ऑस्लर, अगर आप लोग इनको बारे में पढ़ेंगे तो। और इतने है विलियम ऑस्लर के जो आपको होम्योपैथी से एकदम ट्रुथ फैक्ट मिलाते हैं। देखें, पढ़िएगा, साइड में इसको भी पढ़िएगा। एक बार रिजॉइन कर लो 5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर कोई डाउट वगैरह हो, क्योंकि 1 मिनट से कम बचा हुआ है, एक बार सब रिजॉइन कर लो।